राइट। सो फेडरल स्ट्रक्चर है इंडिया का, ये तो बात पता है हमको। लेकिन अब फेडरल स्ट्रक्चर क्या होता है, क्यों बोला जाता है, इंडिया को एक फेडरल कंट्री क्यों बुलाते हैं, फेडरलिज्म क्यों है इंडिया में, ये सारी बातें आज हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है। और दो तीन और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो हम लोग देख लेते हैं। तो फेडरलिज्म क्या होता है बेटा, जब जब हम पावर को डिवाइड करते हैं। ठीक है। जब हम पावर को डिवाइड करते हैं तो वही फेडरलिज्म का एक मेन कैरेक्टरिस्टिक है। जब भी कोई कहे कि मैं फेडरल हूँ, मेरा देश फेडरल है, मेरी कंट्री फेडरल है, हमारी कंट्री का जो सिस्टम फेडरल है। ठीक है। अगर कोई ऐसा कहता है तो फेडरलिज्म, फेडरल उसका मतलब ये होता है कि पावर एक हाथ में कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, सिर्फ एक ही बंदा उस पावर को नहीं यूज कर रहा है, उसको नहीं चला रहा है। पावर डिवाइडेड है। और ये पावर का डिवीजन कैसे होगा, ये पावर का डिवीजन हॉरिजॉन्टली नहीं होता है, ये पावर का डिवीजन वर्टिकली होता है। ठीक। क्योंकि हॉरिजॉन्टली पावर का डिवीजन करने का मतलब है कि वो आपके पास ही रह गया, क्योंकि वो एक ही लेवल पे रह गया ना। आप यहाँ थे, बगल में कोई और था, कोई और ऑर्गन था गवर्नमेंट का। तो हॉरिजॉन्टल डिवीजन किया तो गवर्नमेंट तो ऑर्गन्स के बीच में ही लिमिटेड रह गया, उससे आगे बढ़ नहीं पाया। अब तक वर्टिकल डिवीजन नहीं हुआ। आपको पावर डिवाइड करने का मतलब है, पावर शेयरिंग का मतलब है। इससे पहले हमने पावर शेयरिंग पढ़ा था, है ना, फर्स्ट चैप्टर में। तो एक अच्छा सीक्वेंस है इस चैप्टर को पढ़ने का, बड़ा ही अच्छा सीक्वेंस दिया है उन्होंने कि पहले पावर शेयरिंग समझा दिया, पावर डिवीजन बता दिया, उसके बाद सेकंड चैप्टर फेडरलिज्म रखा है ना। तो एक अच्छा सीक्वेंस दिया। तो फेडरल स्ट्रक्चर जो है हॉरिजॉन्टल नहीं वर्टिकल डिवीजन को दिखाएगा, क्योंकि सेम लेवल पे अगर डिवीजन करेंगे तो वो नीचे तक नहीं पहुंचेगा। पावर शेयर का मतलब है कि पावर नीचे तक आ रही है। ठीक। उसी को हम लोग फेडरलिज्म बुलाते हैं। अलग अलग लेवल ऑफ गवर्नमेंट, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट वाली बात नहीं कर रहे हैं, लेवल ऑफ गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। सब कुछ एक हाथ में ना रहे। डिसेंट्रलाइजेशन एक होता है, सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि ताकत एक तरफ जा रही है ना, सेंटर की तरफ। और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है सेंटर से दूर छिटक रही है, दूर दूर तक जा रही है, अलग अलग जगह पे जा रही है। इसको अगर समझना चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं। स्क्रीन विजिबल है? स्क्रीन विजिबल है काजल? Yes, sir. ठीक है। तो या ठीक है। यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पे क्या बोल रहा था तुमसे, मैं ये बोल रहा था, मैं फेडरलिज्म में हमेशा क्या मिलेगा तुमको, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। ये बात तो तुम्हें पता भी है, और ये बात फिर से समझ लो कि यहाँ पर होगा डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है। अब अगर सारी पावर एक ही तरफ जाए, सेंटर की तरफ, ठीक है, तो ये सेंट्रलाइजेशन, क्योंकि सारी ताकत एक तरफ जा रही है, यहाँ पर सारी ताकत कॉन्सेंट्रेटेड है। ठीक है। तो ये पावर डिवीजन की बात नहीं हुई, पावर शेयरिंग की बात नहीं हुई, क्योंकि पावर शेयरिंग, पावर डिवीजन तब होता है जब यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होती सबके बीच में। लेकिन ये सेंटर पे ही सारी ताकत बसी हुई है, ये सेंट्रलाइजेशन है। और जहाँ सेंट्रलाइजेशन है वहीं पर अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट होता है।
जहाँ सेंट्रलाइजेशन है वहीं पे डिक्टेटरशिप देखने को मिलती है, सारी ताकत एक हाथ में या कुछ हाथों में। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? डिसेंट्रलाइजेशन में पावर डिवाइड होती है, जैसे ये सेंटर से पावर डिस्ट्रीब्यूट होकर चारों तरफ जा रही है, ठीक, अवे फ्रॉम द सेंटर, अवे फ्रॉम द सेंटर, दिस इज डिसेंट्रलाइजेशन। ये फेडरलिज्म, ये डेमोक्रेसी में देखने को मिलता है, ये पावर शेयरिंग, है ना, पावर डिवीजन, पावर शेयरिंग। ये बात समझ में आई? Yes, sir. ठीक है। तो फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, अगर एक डिफिनीशन हम लोग देखना चाहें तो फेडरलिज्म को लिख सकते हैं अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट in which power is shared among different levels of government, different levels of government। इसको वैसे अलग स्लाइड में लिख देना था, लेकिन चलो कोई बात नहीं, है ना। अब ये जो फेडरल स्ट्रक्चर है ये भी दो तरीके से देखने को मिलेगा। अब वो दो तरीके हम दो एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, ठीक। एक है यूएसए का एग्जाम्पल, अमेरिका का एग्जाम्पल, एक है इंडिया का एग्जाम्पल। दोनों ही फेडरल कंट्री हैं, दोनों ही फेडरलिज्म के प्रिंसिपल्स को फॉलो करती हैं, लेकिन कुछ खास बात है, दोनों में अलग अलग बात है। ठीक है, यूएसए की कुछ अलग बात है, इंडिया की कुछ अलग बात है, उसको देख लेते हैं। तो दो सिस्टम हम देखते हैं, यूएसए और इंडिया का। और देखते हैं, इधर लिख लो यूएसए, अमेरिका की बात करेंगे फिर हम, और इधर इंडिया की बात करेंगे। दोनों ही फेडरेशन है, ठीक है, दोनों ही फेडरल कंट्री हैं, लेकिन दोनों अलग अलग तरह के फेडरल कंट्री हैं। वो क्यों है, किस तरह से? अगर यूएसए की बात करें तो यूएसए एक फॉर्मर ब्रिटिश कॉलोनी है, ठीक है। ठीक है, इंडिया भी एक फॉर्मर ब्रिटिश कॉलोनी है, दोनों ही ब्रिटेन की कॉलोनी रहे हैं। दोनों में पे ही एक समय पे अंग्रेजों का राज था, अंग्रेजों ने शासन किया था, यूएस पे भी और इंडिया पे भी। बस इंडिपेंडेंस का जो टाइम पीरियड है वो बहुत अलग अलग है। अब अमेरिका 1776 में इंडिपेंडेंट हुआ था, इंडिया 1947 में इंडिपेंडेंट हुआ था, तो लगभग 200 साल का अंतर है ना, दोनों के इंडिपेंडेंस में। तो यूएस का में क्या हुआ था, जब इंडिपेंडेंट हुआ तो यूएस के 13 स्टेट्स थे, अलग अलग 13 राज्य थे। प्रेजेंटली अगर आज की बात करें तो आज 50 राज्य हैं यूएस में। यूएस में कितने स्टेट्स हैं? 50, 50, लेकिन उस टाइम पे 13 थे। तो वो 13 स्टेट्स एक साथ आते हैं और कहते हैं कि हम एक साथ आएंगे, एक कंट्री बनाएंगे। कंट्री का नाम रखा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स का मतलब है कि सारे स्टेट्स आकर मिल गए, तभी उसका नाम यूनाइटेड स्टेट्स पड़ा।
तो कॉलोनी था, इंडिपेंडेंट हुआ, 13 स्टेट्स में डिवाइडेड था इनटू 13 स्टेट्स। वो सारे 13 स्टेट्स आपस में आकर मिल गए और उनको कहा गया यूएसए। ठीक है। तो सर इंडिपेंडेंस के पहले या फिर इंडिपेंडेंस के बाद में 13 इंडिपेंडेंस हुए के थे? बाद, बेटा बाद, इंडिपेंडेंस के बाद। इंडिपेंडेंस से पहले तो यूएस कॉलोनी थे, वो ऐसे ब्रिटिश कॉलोनी थे, तो वो ऐसा कर नहीं सकते थे, ऐसा संभव नहीं था उनके लिए, है ना। तो 13 स्टेट्स केम टुगेदर टू फॉर्म अ कंट्री। क्या हो गया राइट, कॉल्ड, सारे स्टेट्स एक साथ आए, यूनाइट हुए, इसीलिए यूनाइटेड स्टेट्स कहा जाता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, सारे स्टेट एक साथ आए, वो ज्वाइन किए, इसलिए उनको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहा जाता है। इंडिया भी ब्रिटेन के कॉलोनी था। इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ 1947 में। ठीक है, इंडिपेंडेंट हुआ 1947 में, लेकिन इंडिया में क्या हुआ था, सारे जैसे यूएस में हुआ कि स्टेट्स साथ में आकर के कंट्री बना रहे हैं। ठीक है, ताकि सोवर्निटी शेयर हो जाए, सिक्योरिटी साथ में हो जाए, एक नया देश बन जाए जिसमें सब लोग साथ रहें। इंडिया में ऐसा नहीं हुआ था। इंडिया में जब ब्रिटेन गया, जब ब्रिटिश गए, तो उन्होंने ये बोला था कि क्योंकि इंडिया में कई सारे राजा रजवाड़ा थे, प्रिंसली स्टेट्स थे, है ना, 500 550 से ज्यादा राजा महाराजा हुआ करते थे इंडिया में, अलग अलग रियासतें थी, सब बटा हुआ था। तो ब्रिटेन ने कहा इंडिया वालों से कि आपके पास चॉइस है, या तो आप पाकिस्तान में रह लीजिए, या तो आप इंडिया में रह लीजिए, है ना, या तो आप इंडिपेंडेंट हो जाइए। तीन चॉइस थी, या तो आप पाकिस्तान में रहिए, या तो इंडिया में रहिए, या तो आप इंडिपेंडेंट हो जाइए, है ना। तो बहुत सारे स्टेट्स इंडिया में नहीं रहना चाहते थे शुरू में, तो उनको लाना पड़ा था इंडिया में। उनको यूनियन ऑफ इंडिया बनाने के लिए, भारत देश बनाने के लिए उनको लाना पड़ा था अंदर, साम दाम दंड भेद जो भी करके। तो इस पे सबसे बड़ा रोल प्ले किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। पटेल जी ने सारी रियासतों को इंडिया में मिलाया। ठीक, कुछ नहीं आया, जैसे कश्मीर नहीं आया था, कश्मीर बाद में आया था, हैदराबाद नहीं आ रहा था, जूनागढ़ नहीं आ रहा था, है ना। इन सबको बाद में मिलाया गया बहुत मुश्किल से, लेकिन हो गया था। तो देखो, कंपैरिजन करो, कंट्रास्ट करो, यूएस में सारे स्टेट्स साथ आकर मिल करके कंट्री बना रहे हैं, लेकिन इंडिया में सबको लाना पड़ा था। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है तुमको? बताओ, अंतर आया समझ? यस सर। हाँ। तो यूएस में 13 स्टेट्स साथ आते हैं, मिल करके एक कंट्री बना देते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं हुआ था। इंडिया में जब ब्रिटिश गए थे, व्हेन ब्रिटिश लेफ्ट, देयर वर मोर देन 550, there were more than 500 princely states। प्रिंसली स्टेट्स का मतलब वही राजा महाराजा वाला जो जगह होती है, सब अपना अपना राज कर रहे थे। सोचो, 500 से ज्यादा बेटा, इतना डिवीजन था, इतना डिवाइडेड था। ठीक, 560 या 575 65 ऐसे कुछ संख्या थी उनकी, जितने भी रही हो फिलहाल। तो जब ब्रिटिशर्स छोड़ के गए, तो 500 से ज्यादा प्रिंसली स्टेट्स। ठीक,
नाउ अब उनको लाना पड़ा था साथ में, दे वर कंपेल्ड टू ज्वाइन द यूनियन ऑफ इंडिया। ये डिफरेंस है कि यूएस में स्टेट्स ने ज्वाइन किया था, मतलब कि खुद से कंट्री बनाई थी। इंडिया में लाना पड़ा था, कंपेल करना पड़ा था, साम दाम दंड भेद सब कुछ करना पड़ा था, तब जाके देश यूनाइट हो पाया था। तो यूएस और इंडिया का फेडरलिज्म में अंतर क्या है कि यूएस में स्टेट्स ज्यादा पावरफुल हैं, लेकिन इंडिया में, क्योंकि इंडिया में जबरदस्ती लाना पड़ा था, जबरदस्ती का मतलब है कि बहुत लोग नहीं आना चाहते थे तो उनको खींच के लाया गया, तो समझा करके, कंपेल करके या इन्फ्लुएंस करके या मिलिट्री का डर दिखा करके उनको लाना पड़ा था। ठीक है, तो यहाँ पर देश ऊपर है, स्टेट्स पावरफुल नहीं है, इसलिए यहाँ पर यूनियन, सेंटर इज मोर पावरफुल। सेंटर को ज्यादा पावरफुल रखना पड़ा था, क्योंकि स्टेट्स आना ही नहीं चाह रहे थे। और जब कोई आना ही नहीं चाह रहा है उसको पावरफुल बना देंगे तो कैसे काम चलेगा फिर? उसको पावरफुल बना देंगे, सेंटर पावरफुल नहीं रहेगा तो वो तो छोड़ के चले जाएंगे, वो तो पहले से नहीं आना चाह रहे थे, उनको किस तरह लाया गया। समझ में आ रही है बात? यस सर। तो अब कोई पूछे तुमसे कभी कि ऐसा क्या हुआ था, किस वजह से स्टेट्स ज्यादा पावरफुल है यूएस में और इंडिया में स्टेट से ज्यादा सेंटर पावरफुल है, तो अपनी एक हिस्ट्री रही है। यूएस में सारे स्टेट्स खुद मिलकर के कंट्री बनाए थे, लेकिन इंडिया में स्टेट्स को साथ लाना पड़ा था, इसलिए सेंटर ज्यादा पावरफुल रखा गया, बिकॉज ऑफ दिस रीजन, ताकि बाद में डिसइंटीग्रेट ना हो जाए, छोड़ के जाने न लगे, सब अलग अलग कंट्री ना बनने लग जाए। करंटली यूएस में कितने स्टेट्स हैं? 50, और इंडिया में 28, है ना? यस सर। दोनों ही फेडरल कंट्री हैं, यूएस भी फेडरल है, इंडिया भी फेडरल है। ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में यही डिफरेंस है भाई कि स्टेट ज्यादा पावरफुल है यूएसए में, इंडिया में कम पावरफुल है। अब इन दोनों को एक नाम दिया गया, और ये नाम आपके एनसीईआरटी में भी मेंशन्ड है, बोल्ड लेटर्स में काले काले अक्षरों में लिखा हुआ है। एक मिनट देना मुझे, बस एक मिनट। क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी में? एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, जो यूएस का है, यूएस में भी 50 स्टेट्स हैं और इंडिया में भी 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, है ना? और इस तरह के जो फेडरेशन है इसको कहते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन। क्या बोला जाता है? कमिंग टुगेदर फेडरेशन।
अमेरिका को कमिंग टुगेदर फेडरेशन क्यों बुलाया गया? क्योंकि सारे स्टेट्स ने आपस में मिल करके कंट्री बनाई। लेकिन इंडिया में कोई साथ नहीं आया, लाना पड़ा था। तो उसे बोलते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। लाना पड़ा था साथ में सबको, कोई आना नहीं चाह रहा था। सर ये जो 28 स्टेट्स हैं, तो सबको लाना पड़ा था या फिर कुछ को ही? नहीं नहीं, स्टेट्स तो तब थे ही नहीं बेटा, तब तो सिर्फ 14 स्टेट्स हुआ करते थे, 14 से भी कम हुआ करते, 13 या 14 हुआ करते थे, है ना। तो उस समय तो इतने स्टेट्स थे ही नहीं। उस समय सबसे ज्यादा दिक्कत ये थे, ये जो 550 560 प्रिंसली स्टेट्स थे। क्योंकि ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, ब्रिटिशर्स ने चॉइस दे दी थी। कैसी चॉइस? या तो पाकिस्तान के साथ जाओ, या इंडिया के साथ रहो, या तो इंडिपेंडेंट हो जाओ। तो हमारे जो लीडर्स थे उन्होंने कहा ये तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि इंडिपेंडेंट हो जाओ। अब जरा सोचो, हैदराबाद, हैदराबाद पहले नहीं आना चाह रहा था इंडिया में। सोचो, इंडिया के बीचों बीच है हैदराबाद, वो अगर अलग कंट्री हो जाता तो सोचो कैसा होता। इमेजिन। जूनागढ़ गुजरात में, वो नहीं आना चाह रहा था। कश्मीर नहीं आना चाह रहा था, कश्मीर तो बाद में आया। तो ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता इन सबको साथ में लाने के। सब तो आ गए, यही तीन बचे हुए थे, यही तीन, जूनागढ़ गुजरात, कश्मीर और निजाम ऑफ हैदराबाद। इन तीनों ने टांग फंसा दी थी। हम्म, जूनागढ़ रियासत ऑफ गुजरात, निजाम ऑफ हैदराबाद, इसको स्टार बना के लिख लो, ठीक है। और कश्मीर, कश्मीर के उस टाइम के राजा थे राजा हरि सिंह, ठीक है। ये तीन नहीं आ रहे थे, सब तो आ गए, ये तीन नहीं आ रहे थे। गुजरात और निजाम निजाम को तो मान लो मिलिट्री का डर दिखा कर ले आया गया, लेकिन कश्मीर नहीं आना चाह रहा था। कश्मीर को छोड़ दिया था, है ना, कि जाओ ठीक है। सर ये जो भारत और पाकिस्तान का था, तो ऐसा था ना कि पहले ये दोनों एक में थे, तो फिर इनका पार्टीशन कैसे हो गया, कि किस वजह से? पार्टीशन के लिए हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे पूरा, अभी जो हमारा चैप्टर चल रहा है इंडियन नेशनल मूवमेंट, बहुत अच्छे से समझेंगे क्या क्या रीजन थे, फिर पार्टीशन कैसे हुआ, उसमें किसने किसने रोल प्ले किया, पार्टीशन के बाद क्या हुआ। बाकी अगर तुम सिर्फ बाउंड्री लाइन की बात करो तो उसमें एक ब्रिटिश ऑफिसर था रैडक्लिफ नाम का। तो रैडक्लिफ ने क्या किया था, मैप पे एक लाइन ड्रॉ कर दी। रैडक्लिफ इंडिया इंडिया नहीं आया था, उसने सर्वे नहीं किया था, मतलब आके देखा नहीं उसने कि कौन कहाँ पे रह रहा है। बैठे बैठे मैप पे एक लाइन ड्रॉ कर दी और फिर कहा कि ये लो, ये इंडिया हो गया, ये पाकिस्तान हो गया। बाकी और सर सब ब्लाइंडली फॉलो भी करने लगे उसे? हाँ, क्योंकि देखो हुआ क्या था बेटा, दंगे होने लगे थे जब पाकिस्तान की मांग उठी थी। पाकिस्तान की मांग करने वाला सबसे आगे जो था वो मुस्लिम लीग थी। हम्म, कांग्रेस आखिर तक नहीं चाहती थी कि डिवीजन हो जाए, लेकिन मुस्लिम लीग हमेशा चाहती थी। जिन्ना, जिसके लीडर थे मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्ना लगातार पाकिस्तान की मांग कर रहे थे, लेकिन उनकी मांग पूरी नहीं हो रही थी। ब्रिटिशर्स ने बार बार मना कर दिया। उन्होंने फाइनली कहा कि अब आर या पार, और दंगे शुरू करवा दिए, है ना। हिंदू मुसलमान दंगे हो रहे थे देश भर में, तो दंगे देख करके मानना पड़ा था पाकिस्तान के बारे में। ये इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, वो चैप्टर जो हिस्ट्री का चल रहा है उसमें। तो कश्मीर वाले में इन दोनों को तो मिलिट्री का दिखा करके ले आया गया, लेकिन कश्मीर वाले में क्या हुआ था कि हरि सिंह आ नहीं रहे थे। उधर वापस पाकिस्तान ने हमला कर दिया कश्मीर को कब्जियाने के लिए, क्योंकि कश्मीर इंडिपेंडेंट पड़ा हुआ था, ना इंडिया में था ना पाकिस्तान में था।
तो पाकिस्तान ने हमला कर दिया कश्मीर को अपने अंदर लाने के लिए। फिर हरि सिंह ने इंडिया की मदद मांगी। इंडिया ने कहा हम तुम्हारी मदद करेंगे लेकिन एक शर्त पे कि तुमको भारत में आना पड़ेगा। तो हरि सिंह मान गए। इंडिया ने मदद की, पाकिस्तान को हराया, लेकिन फिर जो है कश्मीर अंदर आ गया। कश्मीर हमारा पार्ट बन गया। कश्मीर पहले नहीं आ रहा था लेकिन बाद में आ गया क्योंकि पाकिस्तान को ने हमला कर दिया और उसको इंडिया की तरफ आना पड़ा मदद लेने के लिए। इंडिया ने शर्त रख दी कि मेरे अंदर आओ, इंडिया का हिस्सा बन जाओ तो हम तुम्हें मदद देंगे पाकिस्तान के खिलाफ। लेकिन उसी 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 हमले में थोड़ा सा पाकिस्तान ने हिस्सा कब्जा लिया, है ना, थोड़ा नहीं काफी है वैसे वो। उसी को हम लोग पीओके बुलाते हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जहाँ पर पाकिस्तान कब्जा करके बैठा हुआ है ना। पीओके का नाम सुना होगा तुमने, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर वही है जब कश्मीर के ऊपर हमला किया था। 1950 की बात है, 19 नहीं 48 की बात है, इंडिपेंडेंस के एक साल बाद। ठीक है, तो ये दोनों की खासियत है ना। अब यहाँ पर फेडरल स्ट्रक्चर कैसे मेंटेन किया गया है इंडिया में। एक चीज और नोट कर लो बेटा, अमेरिका और इंडिया की हम लोग बात कर ही रहे हैं, तो एक चीज और नोट करने लायक ये है कि इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स where states have no right to क्या बुलाते हैं उसको, ससीड बुलाते हैं, उसकी स्पेलिंग मेरे को नहीं याद आ रही है। उसका मतलब होता है अलग होना। हाँ, ससीड। इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स वेयर स्टेट्स हैव नो राइट टू secede from it, SECEDE। इसका मतलब होता है अलग होना ना, विड्रॉ करना। यहाँ पे मैंने लिखा है, ये आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1 है वो ये बात करता है कि इंडिया, दैट इज भारत, लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत, इंडिया यानी भारत, ये लिखा हुआ है आर्टिकल 1 में। इंडिया यानी भारत एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है जिसमें स्टेट्स को अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, एज इंडिया was not the result of agreement between the states, among the states। क्योंकि जो भारत है वो स्टेट्स के बीच में एग्रीमेंट से नहीं बना है। इस स्टेट्स के बीच में एग्रीमेंट से कौन बना है, यूएस बना है, अमेरिका बना है, क्योंकि सारे स्टेट्स आए, उन्होंने एग्रीमेंट किया कि हमको एक देश बनाना है तो उन्होंने देश बनाया। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं हुआ था। इंडिया में सबको साथ लाना पड़ा था, तो कोई एग्रीमेंट नहीं है, और स्टेट्स को अधिकार भी नहीं है अलग होने का। अमेरिका में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में। अमेरिका में स्टेट्स ज्यादा पावरफुल है ना, उनके पास ज्यादा ताकत रहती है। यहाँ पर यूनियन सेंटर ज्यादा पावरफुल है। समझ में आ रही है बात। समझ में आया यहाँ तक। यस सर। तो ये दोनों फेडरेशन की बात है। इंडिया का फेडरेशन ऐसा ही है
कि भारत इंडिया कोई भी एग्रीमेंट से नहीं बना है। इंडिया में स्टेट को अधिकार नहीं अलग होने का, है ना। ये सब अमेरिका का फेडरलिज्म है, इंडिया का फेडरलिज्म अलग है। इंडिया में स्टेट्स थोड़ा कम पावरफुल होता है, सेंटर ज्यादा पावरफुल होता है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि स्टेट सबऑर्डिनेट होते हैं। स्टेट्स का भी उतना ही अधिकार है। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स के काम में दखलंदाजी नहीं करती, है ना। स्टेट्स इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, खुद के नियम कानून बनाते हैं, खुद की सरकारें चलाते हैं, सबऑर्डिनेट नहीं होते। ठीक है, बट स्टेट्स इन इंडिया, कोशिश करना है स्टेट्स की जब बात करो तो इसमें एस कैपिटल है। बट स्टेट्स इन इंडिया आर नॉट सबऑर्डिनेट सेंट्रल गवर्नमेंट। States in India are not subordinate to central government. चुप कराओ यार उसको, शांत रहो, चिल्लाओ मत, पढ़ा रहे हैं। बाहर जा खेल लो, बाहर घर जाओ, बाहर खेल लो, जाओ, मम्मी बुला रही, जाओ। बाहर जाओ, पढ़ा रहे हैं, बाद में आना। जाओ, मम्मी बुला रही, जाओ। जाओ, फ्रूटी फ्रूटी मिल रही है, फ्रूटी। फ्रूटी मिल रही है, फ्रूटी फ्रूटी। आवाज आ रही मेरी घर? यस सर। वो बच्चा आ गया था यार, वो तो चिल्लाने लगता है। सर जैसे स्टेट जो है डिपेंडेंट नहीं होता है सेंट्रल पे, लेकिन फंक्शंस तो को रिलेटेड होते हैं ना। जैसे एक हेल्प ले सकता है, अगर कोई काम है स्टेट में नहीं हुआ तो वो जो स्टेट भी जो है जो भी सेंट्रल के काम है पास बेटा, भेज वो सकता पूरी है। तरह से डिवाइडेड है। मैं वही बात करने जा रहा था। तो हम लोग अब बात करते हैं कि इंडिया में पावर डिवीजन कैसे है। तो देखो, इंडिया में पावर डिवीजन ऐसे है, जो तुमने पूछा उसी का जवाब दे रहा हूँ, कि कौन सा काम किसको करना है वो पहले से ही डिवाइडेड है। ठीक है, इन कौन सा शेड्यूल, सेवेंथ, इन सेवेंथ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का सातवां शेड्यूल, सेवेंथ शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तीन लिस्ट के बारे में बात करता है। कौन कौन सी लिस्ट है वो? पहला है यूनियन लिस्ट, दूसरा है स्टेट लिस्ट, और तीसरा है कॉन्करेंट लिस्ट। इन लिस्टों में सारे सब्जेक्ट दिए हुए हैं, जिन जिन चीजों पर यूनियन कानून बना सकता है, जिन जिन चीजों पे स्टेट कानून बना सकता है, जिन जिन चीजों पे दोनों ही कानून बना सकते हैं। तो जो मदद की बात है, अगर दोनों ही कर सकते हैं तो मदद ली जा सकती है। यूनियन के अंदर क्या क्या आता है, जो जो सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है वो सब यूनियन लिस्ट में आता है। जैसे एक्सटर्नल अफेयर्स का मामला हो गया, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगी ना, स्टेट गवर्नमेंट तो करेगी नहीं। बांग्लादेश से कुछ हो गया तो उसमें यूपी क्या करेगा, उसमें तो सेंटर करेगा। डिफेंस की बात हो गई, ये भी सेंटर करेगा। कम्युनिकेशन की बात हो गई, ये भी सेंटर करेगा।
ठीक है। नेशनल सिक्योरिटी की बात होगी, जितनी भी नेशनल सिक्योरिटी चीजें आएंगी वो सब इसी में आएंगी, यूनियन लिस्ट के अंदर आएंगी। ठीक है। स्टेट लिस्ट में जैसे जो जो सब्जेक्ट आते हैं, जैसे एग्रीकल्चर की बात हो गई तो वो स्टेट लिस्ट में आता है। और लॉ एंड ऑर्डर की बात होगी वो स्टेट लिस्ट के अंदर आता है। लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस, ये सब स्टेट लिस्ट के अंदर आते हैं। तो पुलिस, एग्रीकल्चर, लॉ एंड ऑर्डर ये सब देखना किसका काम होता है? स्टेट का काम होता है। ये सब स्टेट का काम होता है। एक्सटर्नल अफेयर्स, डिफेंस, कम्युनिकेशन, सिर्फ ये 3-4 सब्जेक्ट नहीं है बेटा, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। अभी मैं तुमको 7वां शेड्यूल पे तीनों लिस्ट भेज दे रहा हूँ, तीनों लिस्ट में क्या क्या लिखा हुआ है एक बार रीडिंग कर लेना। तो ये फेडरल स्ट्रक्चर को ही दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है फेडरल स्ट्रक्चर? क्योंकि यूनियन के पास कुछ सब्जेक्ट हैं, स्टेट के पास अपने सब्जेक्ट हैं। कॉन्करेंट लिस्ट में जिसमें दोनों कानून बना सकते हैं, है ना, बोथ स्टेट एंड सेंटर। जैसे एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया। आई थिंक हेल्थ भी स्टेट का ही सब्जेक्ट है। टूरिज्म हो गया। ये सब कॉन्करेंट में, इसमें दोनों ही कानून बना सकते हैं। कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं, एग्रीकल्चर, पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, जो सिर्फ स्टेट कानून बना सकते हैं, वो स्टेट लिस्ट के अंदर आता है। कुछ में सिर्फ यूनियन बना सकता है, जैसे एक्सटर्नल अफेयर्स, डिफेंस, कम्युनिकेशन, वो यूनियन लिस्ट के अंदर आता है। देखो डिवीजन है पावर का। लेकिन इसमें ज्यादा सब्जेक्ट किसके पास है पता है? ज्यादा सब्जेक्ट है यूनियन के पास, हैज मोर सब्जेक्ट्स। इसीलिए कहा जाता है कि स्टेट ज्यादा, सेंटर ज्यादा पावरफुल है इंडिया में। तो इंडिया का फेडरल स्ट्रक्चर, इंडिया का फेडरलिज्म अमेरिका की तरह नहीं है जहाँ पे स्टेट ज्यादा पावरफुल है। इंडिया में सेंटर ज्यादा पावरफुल है, लेकिन फिर भी स्टेट के पास पावर मेकिंग है, लॉ मेकिंग पावर है, डिवीजन है पावर का। समझ में आया यहाँ तक? यस सर। सर, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और म्युनिसिपल काउंसिल में डिफरेंस क्या है? म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और म्यूनिसिपल काउंसिल, हाँ वो छोटा बड़ा होता है। जैसे अगर कोई बड़ा इलाका है तो उसके लिए कॉर्पोरेशन होता है, और छोटा इलाका है उसके लिए काउंसिल होती है। सर, तो जैसे मान लीजिए कि अगर किसी गांव में या शहर में सड़क अगर बनवाना है, तो फिर वो काम वो कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, कर सकते हैं बिल्कुल। और सर, अगर नहीं हो पाया तो वो स्टेट तक जा सकते हैं अपने ऑर्डर लेके कि इस एरिया में रोड बनवाना है? इनके पास इनको बजट दिया जाता है, फंड अलॉटेड होता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना बजट आता है, स्टेट गवर्नमेंट का अपना बजट आता है। ठीक है। हर स्टेट गवर्नमेंट अपना बजट निकालती है और सेंट्रल गवर्नमेंट अपना बजट निकालती है। स्टेट गवर्नमेंट का जो बजट होता है उसमें एलोकेशन होता है, उनको बजट आता है हर साल, उसी पैसे से उनको बनाना होता है। ठीक है। तो उनको पैसे दिए जाते हैं स्टेट के द्वारा। समझ में आया? यस सर। बाकी कोई मदद चाहिए तो बिल्कुल हमेशा जा सकते हैं, हमेशा। स्टेट गवर्नमेंट तो के पास जा सकते हैं, कोर्ट्स के पास जा सकते हैं, कोई दिक्कत है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, मतलब बिल्कुल जा सकते, कोई बड़ी बात नहीं। चलो ठीक है। सर, कल